नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। यूपीएससी के एक जाने माने हिस्ट्री के बहुत ही प्रख्यात टीचर हैं मणिकांत सिंह सर। ये खान ग्लोबल स्टडी में आए थे और पढ़ाए थे। उस दौरान वो बच्चों को एक नोट्स प्रोवाइड किए थे। वो नोट्स हिस्ट्री में था। एक ही नोट्स में मिडावल और एंशिएंट दोनों बताए थे। एंशिएंट भी था उसमें और मिडाइवल भी था। तो उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स में हम आज ये पढ़ेंगे कि मिडाइवल में वो क्या सब बताए हैं और उसको हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले वो सल्तनत काल से शुरू किए हैं। सल्तनत काल जो है ये मिडाइवल का शुरुआत माना जाता है। इसमें वो बता रहे हैं कि इस्लाम की स्थापना के काल से ही इस्लाम का सेना हिंदुस्तान जीतने का निरंतर प्रयास कर रही थी। जब इस्लाम धर्म बना उसी समय से इस्लाम की सेना वगैरह जो थी वो भारत को जीतने का कोशिश कर रही थी। जैसे इसका देख सकते हैं कि अरब वाले जो थे वो आपको 712 में ही सिंध पे आक्रमण कर दिए। जब वो सिंध पे 712 ईस्वी होगा एडी होगा में सिंध पर आक्रमण किया और विजय हुआ। हाँ, उस समय जो सिंध पर थे वो दाहिर नाम के व्यक्ति थे, उसका शासन चल रहा था। ताहिर इसका कुछ ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाया और उस समय जो थे दाहिर के को हार के बाद यहाँ पे मोहम्मद गजनी नाम का था वो व्यक्ति। सॉरी, गजनी नहीं था। ठीक है, देखते हैं। परंतु मध्य एशिया से आए तुर्कों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली। 11वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद गजनी पंजाब को आधार बनाकर उत्तर भारत पर निरंतर आक्रमण किया। देखिए, पहले नंबर तो ये आप समझिए कि ये जो क्षेत्र है इसको अपना आधार बनाया और इस पर वो निरंतर आक्रमण किया, परंतु भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लिया। इसके विपरीत मोहम्मद गोरी, अब गजनी के बाद जो है गोरी 1992 में तराइन की द्वितीय युद्ध जीतकर, तराइन में दो गो युद्ध होता है। एक होता है 1191 में और एक 1192 में। तो 1191 में जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, जिसको तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है। लेकिन दूसरा में क्या होता है, जयचंद जो रहता है जिसके साथ भी होगा अभी चंदावड़ का युद्ध, लेकिन जयचंद क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखाधड़ी करता है और इसमें हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जीतने के बाद क्या होता है कि अजमेर और दिल्ली पर वो कब्जा कर लेता है। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेता है। उसके बाद एक वंश कब्जा कर लेता है। इस प्रकार उत्तर भारत जो ये क्षेत्र जो है ये वाला ये सब उत्तर भारत है। इसमें बोल सकते हैं कि तुर्की राज्य का स्थापना हो जाता है। अभी इस वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी होता है। मोहम्मद गौरी का मुख्य दिलचस्पी गजनी और गौड़ क्षेत्र से ही रहा है। हिंदुस्तान का वास्तविक प्रशासन का काम उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मोहम्मद गौरी जो था इसका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी ये था। ठीक है, तो ऐबक किया। मोहम्मद गौरी जो है 94 में चंदावड़ की लड़ाई जयचंद के साथ होता है, जयचंद को पराजित करता है। वही जयचंद जो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखाधड़ी करता है। उसके बाद है कन्नौज पर भी कब्जा कर लेता है। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका दास गुलाम था। इसी नाम से एक वंश स्थापना करता है, दास वंश या गुलाम वंश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक अपना शासन करता है और वो लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। उस समय ये भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता था, तो पाकिस्तान, आपको नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा और भारत एक ही चीज में शामिल होता था। हाँ, अफगानिस्तान को शामिल नहीं करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की अपनी राजधानी बनाया।
एवं गंगा के ऊपरी द्वाब का विस्तार करता रहा। इसके बाद हसन नाजमी विद्वान जो था उससे ताज उल मसीद जो होता है वो ग्रंथ की रचना की और आसमी मृत्यु हो गया। इल्तुतमिश के बाद उसका आता है कुतुबुद्दीन के बाद आता है इल्तुतमिश, और ये इसका गुलाम था, तो इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलामों का गुलाम। क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ज़्यादा कद्दावर साबित हुआ और बहुत सारे चीज़ किया। इसका रिफॉर्म में तुर्क एल्ची हल्गानी बोल सकते हैं। ये एक संगठन था जिसमें 40 अमीरों का संगठन था। वह मुस्लिम जनसंख्या गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में बसाया और पहला ऐसा था जो खलीफा का मान्यता प्राप्त किया। इसके बाद इसकी लड़की आती है रजिया सुल्तान। ये 4 साल तक रहती है, लेकिन अमीर और उमराव इसको पसंद नहीं करती थी। ये मर्दों की तरह रहना पसंद करती थी, कावा और टोपी वगैरह पहन के आती थी अपने दरबार में। ये रजिया के बाद इल्तुतमिश का बेटा जो बहराम था, ये अयोग्य व्यक्ति था। इसकी माँ जो थी उसी के कहने पर ये थोड़ा मोटा शासन कर लेता था, लेकिन ये उतना नहीं होता था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये बहुत ही इल्तुतमिश के बाद कोई बोले तो चालाक यही व्यक्ति था। ये क्या किया कि जो भी तुर्क चिरहंगानी के सदस्य था उसको अपना हाथ में ले लिया, ठीक है ना। और इसके दरबार में एगो मिन्हाज उस सिराज नाम का एक लेखक था, वो फारसी में तबका के एक नासिरी की रचना की। और ये क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था, ये बलबन का दामाद था, तो उल्टा बुला गया हमको। एक्चुअली में बलबन चालाक था। सबसे पहले ये दामाद को बना दिया, और जब ये 66 में दीवान हटता है तो 20 सालों के लिए अमूमन ये जो है अपना दिल्ली सल्तनत पर होता है और ये तुर्क चिरहंगानी का सदस्य रहता है। फिर इसे सुल्तान के पद को मजबूत बनाने के लिए उस शक्ति को भी तोड़ देता है। एक्चुअली ये गठन किया था इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उत्तर पश्चिम में 2 हिस्सों की शिक्षा होता है। कुकैबाद जो लास्ट मान सकते हैं, या बलबन का पौत्र था, पोता जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो गया हमको गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक। अब आता है खिलजी वंश। ये देख लीजिए कितना वर्ष शासन किया है, 84 ईयर किया है। उसके बाद खिलजी वंश, इसमें जलालुद्दीन खिलजी होता है जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ये भी शासन करता है और इसका भतीजा या दामाद, जो भतीजा ही था और दामाद भी बना लिया था बाद में उसको, अलाउद्दीन खिलजी, इसको ही गद्दी पर से किक आउट कर देता है, हटा देता है और अपने बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद का युग के रूप में प्रारंभ करता है। ये पूरा इधर तक दक्षिण भारत तक ये अभी फैलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने चरम पर पहुंच जाता है और इसी के समय में ये जो नीति लाता है, उसी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, अभी पढ़ेंगे खिलजी के बाद एक वंश आएगा तुगलक। वो तुगलक वंश जो है कैसे एक्सप्रेड होता है, मतलब फैलता है। यह गुजरात पर विजय प्राप्त करता है, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा इस सब आदि को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और इसका एक बहुत ही अच्छे सेना नायक था जिसका नाम था मलिक काफूर। ये सेना नायक के नेतृत्व में वो साउथ इंडिया का फतेह करने के बारे में सोचते हैं और भेजते भी हैं। पहला सैन्य अभ्यास ये लगभग 1 साल के 6 से 7 तक रहता है। और एक्चुअली में ये इतना अच्छे सेना नायक हैं कि साउथ इंडिया में इसका कुछ अच्छा डोमिनेंट भी रहा। देवगिरी और वारंगल युद्ध और दूसरा सैन्य अभ्यास द्वार समुद्र पांड्य युद्ध के विरुद्ध होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधा सीधे हम बता देते हैं कि देवगिरी एवं वारंगल के विरुद्ध दूसरा सैन्य युद्ध जो है ना, द्वार समुद्र एवं पांड्य राज के विरुद्ध होता है। 2 जगह ले लीजिए, देवगिरी और वारंगल। तो ये दोनों के बीच जो है हम यहीं बता देते हैं, आपको क्लियर कट रुकिए। देवगिरी ये हुआ और वारंगल ये हुआ। तो इस दोनों के लिए द्वार समुद्र और पांड्य राज जो होता है ना, वो दोनों आपस में टकराते हैं, परंतु दक्षिण राज्यों में उसे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाता है।
अब इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी प्रथम सुल्तान था, खलीफा को घोषित करता है और उसे अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण करता है और देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब देवगिरी इसमें आ गया। खुसरो शाह, अब ये लास्ट ईयर है, मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक होगा, जिसको मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के पश्चात मुख्यमंत्री खुसरो शाह के नाम से घोषित कर दिया जाता है। दीपालपुर में गजनी मलिक सुल्तान के लिए यह खुसरो को मार डाला और तुगलक की नींव रखी। आप तुगलक वंश के पढ़ते हैं। ये भी वंश बहुत ही ज़्यादा अति था और ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 92 वर्ष रहा, क्योंकि 1320 में अगर हम 92 जोड़ते हैं तो 2 और 9 2 11 और 12 से 14 हो जाता है। गाजी मलिक था, इसके काल में पुत्र जौना खां वारंगल को जीतकर दिल्ली में मिला लेता है और अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ये तुगलक जो था गयासुद्दीन तुगलक, यही तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और विवादग्रस्त काल में रहता था। इसके बारे में जियाउद्दीन भर ने लिखा भी है कि अंततः इससे लोगों को और लोगों से इसको मुक्ति मिल गया। ये ऐसे ऐसे डिसीजन लेते थे जो बहुत ही गलत साबित अक्सर हुआ करते। वैसे ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उसके बाद बोल रहा है कि प्रगतिशील सोच था, उनकी नीति विफल होती चली गई। इस कारण से विद्रोह हुआ और साम्राज्य का विघटित होने लगा। सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर, ये कौन चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण की ओर विस्तार का, उसी को ये आगे बढ़ाता है। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, फिर उसने अनेक प्रयोग किए। पहला नंबर तो ये देवगिरी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी ले जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। इसका भी मिसयूज लोग बहुत किया है, ढाल लेता था अपने से मुद्रा गलत तरीके से, जैसे अभी जाली नोट होता है ना, नेपाल वगैरह से जो आता है। दुआ में प्रगतिशील खेती, खुरासान सैनिक अभियान, कराची अभियान, उनके सभी उपयोग कार्मिक रूप से विफल होते चले गए। फिर उसके साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1335 में अहसान शाह के नेतृत्व में मावर मदुरा राज्य स्वतंत्र हुआ। हरियर एवं बुक्का के अधीन विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुआ। फखरुद्दीन मुबारक शाह के अधीन बंगाल स्वतंत्र हुआ। इसके समय क्या हो रहा है कि राज्य सब अपना हो रहा है स्वतंत्र। देखिए महावर जो को मदुरा बोला जाता है, विजयनगर भी हो गया और बंगाल भी हो गया। सबका नाम दिया हुआ है कि कौन कौन किया है। उसके बाद देखिए धार्मिक कट्टरता का नीति अपनाता है ताकि असंतुष्ट उम्मत को खुश कर सके। उनके राज्य में लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया गया, निर्माण कार्य के लिए बल एवं संगीत दिया गया, संस्कृत क्षेत्रों में फारसी का अनुवाद किया गया, सिंचाई विकास के लिए कार्य एवं सतलज का निकलवाया गया। नहर के लिए भी अच्छा काम किया। वैसे फिरोज शाह तुगलक का आप पढ़ेंगे तो ये उसके लिए जाने ही जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के कमजोर शासकों का युग में प्रारंभ हुआ था इसका शासनकाल, क्योंकि ये जो मोहम्मद तुगलक किए थे तो ये सब तो स्वतंत्र हो गया था ना, तो इसका थोड़ा सा कमजोर हो गया था। 1397 में हिंदुस्तान में तैमूर लंग का इसके समय में आक्रमण भी करता है। इसके बाद प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा है, साम्राज्य विघटित हो रहा है। जाफर के नेतृत्व में गुजरात, दिलावर खां के नेतृत्व में मालवा, इस सब के नेतृत्व में जौनपुर स्वतंत्र हो चुका था। मलिक उस सर कहा जाता था। क्या है, भारत 1412 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई और फिर तैमूर पंजाब सिख सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश।